कि हमारी गवर्नमेंट अपना ये टर्म पूरा करेगी कि नहीं करेगी अच्छे से, एंड द आंसर इज अ रिसाउंडिंग यस। हम अभी कैमरे पे कर सकते हैं? आई विल प्रोबब्ली चेक विद अनदर डेक, क्योंकि Okay. लेनरमैन से तो पढ़ चुकी हूँ। इज अ कार्ड ऑफ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। क्या जरूरत थी इतने सारे कार्ड्स की? क्या जरूरत है इतने सारे कपड़ों की मेरी अलमारी में? बट आई स्टिल हैव लाइक 300 साड़ीज सिटिंग को सबसे ज्यादा फेथ कौन से कार्ड्स पर है? Those are gypsy cards. They give you Exactly. all gossip. And Sibylla cards. They give you like extra gossip जो पूछी नहीं थी। ये कार्ड्स गॉसिप करते हैं, कुछ डिमोन्स्ट्रेट करके बताएं। जब मैंने लेनरमैन कार्ड्स का 9 कार्ड स्प्रेड निकाला और उससे पूछा कि आज मेरा बर्थडे कैसा बीतेगा, उसमें से मैसेज आया कि आज तुम्हें एक रिंग का गिफ्ट मिलने वाला है या कोई ज्वेलरी का पीस का गिफ्ट मिलने वाला है। क्या आपको कोई स्पिरिट आकर बताती है कि भाई ये कार्ड के जरिए कम्युनिकेट करती है आपसे? इसका साइंस क्या है? कोई आता है लव लाइफ का पूछने, कोई आता है बिजनेस का पूछने, कोई आता है कर्जा कब उतरेगा पूछने। आंसर देने वाले कार्ड्स वही हैं। तो उन्हीं कार्ड्स को हम अलग अलग चश्मा पहन के देखते हैं। और मेरा दिल है कि मैं किसी को सच्ची सच्ची गाइड करूं, ऐसा नहीं कि उनको टॉफी दे के भेज दूं, वो रेमेडी वाली टॉफी मैं वो नहीं देती कभी किसी को। ऐसे क्लाइंट्स आए कि प्रसिद्धि मेरे कमरे में ना 4 लाख के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, मुझे किसी टैरो रीडर ने बेच Really? दिए। मुझे बहुत दुख होता है, क्यों बेचे ऐसे? आप रीडिंग दो ना, आप बताओ ना लोगों को। लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अगर रेमेडी से हो सकती है तो क्या बुराई है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना पर रेमेडी से। इट्स अ लॉलीपॉप। काऊ के नीचे से रोल होके जाओगे आप 5 बार, रोल होके जाओगे, रोल होके आओगे। कह रही मुझे इतना डर लग रहा कि वो मुझे एक लात मारेगी ना तो शादी करने लायक ही नहीं बचोगी। ये सब बेवकूफियां करने के बाद एक दिन तुम्हारी एक रील दिख गई और मुझे लगा बस इसी से बात करनी है मुझको। देखते हैं मैं भी देखता हूँ। मैंने कहा हाँ देख लेना। और उसके बाद मार्च आया एंड द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन टीवी एंड सेज मैं लॉकडाउन लगा रहा हूँ। डूड व्हाट द हेक, ये कैसे तुमने बताया? तो प्लेइंग कार्ड्स तो सबसे प्यारे। हाँ प्लेइंग कार्ड देखो, येस और नो निकालना तो प्लेइंग कार्ड से बहुत ही ईजी है, बिकॉज आप रेड्स को येस बना दो, ब्लैक्स को नो बना दो। मेरे और मेरे स्पिरिट को मालूम है कि इसको का आंसर कैसे चाहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं वो आएगी लौट के मेरी प्रेमिका की नहीं आएगी, एंड आई सी सम अदर सिचुएशन डेवलपिंग। हेलो हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से तुषार कौशिक यानी कि डिजिटल जो कि आप लोगों के बीच में है और एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि प्रेडिक्शंस हर किसी को पसंद होता है, अपना हॉरोस्कोप हर किसी को पसंद होता है, हर कोई अपना जानना चाहता है कि फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन आपका फ्यूचर कैसे होगा, इसके लिए या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी पामिस्ट के पास जाते हैं, टैरो रीडर्स के पास जाते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा अगर गूगल पर कुछ सर्च किया जाता है तो टैरो रीडिंग को सर्च किया जाता है, टैरो रीडर्स को सर्च किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। डिजिटल जब ऐप मार्केटिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक कीवर्ड मिलेगा। लेकिन आज जो मेरे साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए हैं उनका नाम है प्रसिद्धि मिश्रा। और इनको मैं क्या बोलूं, टैरो रीडर बोलूं या फिर साइकिक रीडर बोलूं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एक इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे पता लगा है, कार्टोमेंसिया। सुनने में बड़ा प्यारा सा लगा, बोलने भी मुझे बड़ा स्टाइलिश लगा, तो मैं सीधे आपको उनके पास लेकर चला हूं। वेलकम प्रसिद्धि, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू डिजिटल आई एम गुड टू, थैंक यू। पहले तो आप मुझे एक कार्टोमेंसिया जो आपने बोला, मुझे बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये वर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। दूसरा मुझे ये बताओ, मैं आपको टैरो रीडर बोलूं, साइकिक रीडर बोलूं, कार्टोमेंसिया जो आपने बोला वो बोलूं, क्या है ये सब कुछ? आप मुझे फॉर्चून टेलर ये बोल दो। दैट्स कंप्लीट, आई थिंक। सिंपल एंड इजी। Okay. एंड कार्टोमेंसी एक वो मज़ेदार सी चीज़ है जो मुझे एक बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी डिश है मेरी लाइफ की, जो मुझे मिली और मैं उसमें गहरी घुसती चली गई। बिकॉज कार्टोमेंसी इंक्लूड्स टैरो रीडिंग ऑल्सो। ओके। बिकॉज हम कार्ड्स को पढ़ रहे हैं, तो कार्टोमेंसी से ही कार्ड लकारता, सो दैट्स कार्ड्स. So cartomancy or anybody who's a cartomancer is basically reading cards to do divination. Okay. डिविनेशन एक बड़ा प्यारा वर्ड है, ये भी मेरा फेवरेट वर्ड है। तो अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे जैसा काम करते हैं, दे कॉल देमसेल्व्स डिवाइनर्स, और जो डिविनेशन करते हैं। एंड मैं वर्ल्ड डिविनेशन एसोसिएशन से जुड़ी हूँ। इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ टीचर्स, readers who are very much in love with all these systems, who are passionate readers और सीखते हैं, सिखाते हैं और सर्टिफिकेशंस देते हैं। तो उनके साथ जुड़ के मेरे लिए ये पूरा इंद्रधनुष जैसा एक आसमान खुल गया, कलरफुल कार्ड्स वाला। एंड पहले तो एक ही रंग था
जिसको हम टैरो बोलते हैं, हाँ, exactly. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें और भी नए नए रंग जुड़ते गए एंड इट बिकेम सच अ ब्यूटीफुल सीन। और आज जब मैं किसी के जीवन की कहानी पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे पास हर कलर है और हर साइज का ब्रश है। अच्छा, यहाँ पर मैं व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग टैरो रीडर्स को बस इतना समझते हैं कि एक बहुत सारे कार्ड्स होंगे टेबल पर और वो टैरो रीडिंग करते हैं, बट आज मुझे ऑफ द कैमरा ये पता लगा कि टैरो रीडिंग एक जैसे A to Z में सिर्फ ए है, इसके अलावा बहुत कुछ है जो कार्ड्स को पढ़ने के तरीके होते हैं या अलग अलग तरीके के डेक्स होते हैं। Yes. आप ये अलग अलग तरीके के डेक्स के बारे में थोड़ा आज मैं कंप्लीट समझूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं या मुझ जैसा कोई भी जो व्यूअर है हमारा वो एक बार कार्ड रीडिंग को समझ जाए। मैं आज से थोड़ा खुद को बदल रहा हूं, टैरो रीडिंग नहीं बोलूंगा, कार्ड रीडिंग के सिस्टम को समझ जाए। तो बिल्कुल इनिशियली और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप थोड़ा समझाइए। देखिए, मोस्ट कार्ड रीडिंग सिस्टम्स जो वेस्ट में बने थे या ओरिजिन्स को लेके डाउट ही है, मतलब ये कहाँ से आया। इंडिया में था, थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत चाइना में भी था, थोड़ा बहुत एशियन मामलुक कार्ड्स वर फाउंड टू बी दी ओल्डेस्ट डेक, सर्वाइविंग डेक जो आपको म्यूजियम्स में मिलेंगे। देयर इज अ वंडरफुल बुक इन फैक्ट जो कार्टोमेंसी पसंद करते हैं जो लोग और जिनको हिस्ट्री जाननी है कार्ड रीडिंग्स की और जो टेक्निक्स पहले पुराने ज़माने में 400-500 साल पहले रीडर्स यूज़ करते थे। इट्स अ वंडरफुल बुक कॉल्ड अनटोल्ड टैरो। ओके, तो उसमें सिर्फ टैरो के बारे में नहीं है, उसमें कार्टोमेंसी का भी पूरा ओल्ड ज्ञान है बाय कैटलीन मैथ्यूज, वन ऑफ माय टीचर्स। एंड उसमें उन्होंने बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में काफ़ी रिसर्च करके दे पुट टुगेदर दैट बुक। एंड रॉबर्ट एम प्लेस की एक बुक है जिसमें उन्होंने कार्ड्स की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। सो आप पढ़ने जाओ तो काफ़ी हिस्ट्री है। बेनेबल वेन हु इज़ अ फ्रेंड एंड टीचर, शी इज़ अ हाईली एस्टीम्ड लॉयर इन US एंड उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बुक्स बनाई हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और काफ़ी रिसर्च की हुई है। तो टैरो की अगर मैं बात करूं, अगर सपोज जो सबसे पॉपुलर शब्द है लोगों की लाइफ में जो रीडिंग्स के लिए जाते हैं, टैरो के भी 4 सिस्टम्स हैं एंड एक है राइडर वेट स्मिथ RWS जो पैमेला कोलमन स्मिथ ने पेंट किया था। राइडर एंड वेट, दोज वर द 2 men जिन्होंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था ये कार्ड्स पेंट करने का और वो थिएटर के लिए स्टेज बैकड्रॉप पेंट करती थी। तो उन्होंने अब ध्यान में जाती थी और पेंट करती थी, तो उन्होंने ये डेक उन्होंने बनाया था। ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन को बिलोंग करते थे आर्थर एडवर्ड वेट। तो उन्होंने जो बातें पैम के साथ शेयर करी, शी पेंटेड दैट एंटायर डेक एंड शी टुक सम टाइम टू पेंट इट। 1921 में आई थिंक फर्स्ट पब्लिकेशन आया था उसका। बट ये कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखने जाओ तो आपको 500 साल पुराना टैरो द मार्से मिलेगा जो फ्रांस के मार्से टाउन में बनता था और हैंड ब्लॉक से प्रिंट करते थे वो लोग उन कार्ड्स को, खेलने के लिए बनाते थे। उनके पास सिर्फ रेड ब्लू ग्रीन 3 कलर्स होते थे एंड तो एक वो डेक था और उसके भी पहले एक 16 बुक्स का डेक था। एंड विस्कॉन्टी टैरो डेक इज़ द फर्स्ट नोन टैरो डेक। विस्कॉन्टी फैमिली इन इटली उन्होंने बनवाया था और वो गेम प्ले के लिए बनाते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड कि इसको डिविनेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर एलिस्टर क्रोली एंड लेडी फ्रीडा हैरिस ने मिलके ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन से इंस्पायर होकर अपना खुद का एक और टैरो डेक बनाया विच इज़ कॉल्ड द थॉथ टैरो। लॉट ऑफ टैरो रीडर्स यूज़ ओनली दैट डेक, वो दूसरा और कोई डेक यूज़ नहीं करते। एंड जॉन बैप्टिस्ट एलियट was a very famous occultist and उन्होंने अपने ही नाम को उल्टा करके इटेया कार्ड्स बनाए थे। एलियट बिकेम इटेया और उन्होंने इटेया कार्ड्स बनाए थे और वो भी एक सिस्टम है टैरो का जो बहुत ही रेयर कार्ड्स हैं और बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब मुझे आप ये बताओ थोड़ा सा, इतने सारे अलग अलग कार्ड्स हैं, ये टैरो ही है और इनमें इनको रीड करने का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, इनके कार्ड्स के मीनिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, ये किसी की चॉइस नहीं हो सकती कि चलो आज ये वाला कार्ड पढ़ लेते हैं। क्या सभी कार्ड सिस्टम एक्यूरेट हैं? कब सभी कार्ड सिस्टम डिटेल्ड हैं? हाँ। सभी कार्ड सिस्टम किसी की भी फॉर्च्यून टेलिंग करने के लिए कंप्लीट हैं? अगर हैं तो फिर अलग अलग कार्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो नहीं पड़ी, ये चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई। इनफैक्ट सिंपल प्लेइंग कार्ड्स आर मदर ऑफ ऑल इफ यू आस्क मी, क्योंकि वो जो हम घर पर खेलते हैं, वो जो हम घर पे खेलते हैं उसमें आपको कैरेक्टर कार्ड्स मिलेंगे, उसमें आपको 4 सूट्स मिलेंगे जो लाइफ के 4 मेजर धर्म अर्थ काम मोक्ष हर चीज़ को कवर करते हैं। 52 वीक्स ऑफ द ईयर, इन ईच कार्ड यू हैव अ 1 वीक टाइमलाइन एज वेल, 365 डेज इफ यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट। पूरा कैलेंडर है वो जीवन का। तो जो लोग कार्ड्स ऑफ ट्रूथ एंड डेस्टिनी कार्ड्स पढ़ते हैं वो लोग प्लेइंग कार्ड्स को भी यूज़ करते हैं एंड दैट्स अनदर सिस्टम
वो कुछ और ही चीज़ है, वो भी एक है जिस पे मेरी रिसर्च अभी चल रही है। मेरा फेवरेट सिस्टम जो है वो प्लेइंग कार्ड से ही निकला है, लेकिन वो एक कट डेक है, इट्स अ 36 कार्ड डेक। उसमें से उन्होंने 7, 8, 9 और 10 इनको निकाल दिया था, एसेस टू 6 रख लिए थे, 7, 8, 9, 10 निकाल लिए थे, एंड किंग्स एंड क्वींस एंड जैक्स रख लिए थे। तो इट्स अ पीके डेक, दैट्स व्हाट द फ्रेंच कॉल इट, PIQUET। पीके इज कट, समथिंग दैट्स रिड्यूस्ड। तो फ्रॉम अ 52 कार्ड डेक इट बिकेम अ 36 कार्ड डेक। और जोहान्स कैस्पर हेचल वाज अ गेम डिज़ाइनर इन जर्मनी, एंड वो अपना, अच्छा ये गेम क्यों, इन कार्ड्स को गेम्स की तरह क्यों सेल किया जाता था, इनको गेम्स बना के क्यों सेल किया जाता था, इट वॉज बिकॉज कि इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, fortune telling was not considered a good thing, it was taboo. तो it was against the church. तो anybody जिसको fortune telling करनी होती थी वो दिखाते थे कि वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भविष्य बता रहे होते थे, क्यूरियस माइंड्स के आंसर्स को, मतलब उनको आंसर्स दे रहे होते थे, उनकी क्यूरियोसिटी को शांत कर रहे होते थे। तो जोहान्स कैस्पर हेचल को भी एक सिस्टम बनाना था, उसके पास कॉफ़ी कार्ड्स के मीनिंग्स थे, टी कार्ड्स के मीनिंग्स थे, और भी तो उसने एक गेम बनाया था, Das Spiel der Hoffnung, विच इज़ कॉल्ड द गेम ऑफ होप। एंड वो बिका नहीं जब उसने वो बनाया। तो एक बहुत ही फेमस पेरिजियन फॉर्चून टेलर थी, मेरियान लेनमो, वो नेपोलियन की पर्सनल फॉर्चून टेलर थी। वो कई फेमस बड़े बड़े राजाओं, किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स के लिए पेरिस में रीड करती थी। शी वॉज वेरी फेमस, ऑल्सो वेरी वेल टू डू। और कई बार वो राजा को अगर नाराज़ कर देती थी या कुछ ऐसा प्रिडिक्शन देती थी जिसको सुन के नेपोलियन को गुस्सा आ जाए, तो वो उसको जेल भिजवा देता था। अच्छा। तो उसने जो लास्ट प्रिडिक्शन किया था नेपोलियन के लिए वो ये था कि तुम अगर जोसेफिन को डिवोर्स दोगे तो तुम्हारा राजपाट छिन जाएगा और तुम फिर बिल्कुल बर्बाद ही हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। फिर भी उसने जोसेफिन को डिवोर्स दिया, एंड ही गॉट वेरी इरिटेटेड विद हर बिकॉज दैट प्रिडिक्शन केम ट्रू, बिकॉज उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। एंड देन मेरियान वॉज सेंट इन जेल। तो शी वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इन फ्रांस इन दोज डेज। और उसके जाने के बाद जोहान्स हेचल ने उसका नाम यूज़ कर लिया, लेनमो, एंड फिर इस कार्ड डेक का नाम उसने लेनमन या लेनमो के नाम पे कर दिया। तो ये उस लेडी का नाम है। तो ये उस जमाने से है, नेपोलियन के जमाने से। जी। और वो क्या करती थी, वो तो प्लेइंग कार्ड्स ही पढ़ती थी। तो पर इस डेक को उसने कभी यूज़ नहीं किया। तो अब जो लोग लेनमो पढ़ते हैं उनको लगता है ये मेरियान के कार्ड्स हैं, वो इनसे रीड करती थी। शी वॉज हाईली एक्यूरेट। वो प्लेइंग कार्ड से पढ़ती थी और वो कार्ड्स के ऊपर अपने खुद के मीनिंग्स लिखा करती थी, अपने खुद का उसका सिस्टम था जो वो फॉलो करती थी। एंड तो ये कार्ड्स चल निकले और इनको पढ़ने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत गहराई में हम जा सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, राइट? तो इसमें 36 घर होते हैं और वो 36 ही हमारे कार्ड्स हैं जो हम शफल करके ऊपर से उसके ऊपर ले करते हैं इन अ पैटर्न। सो गेम बोर्ड में 1 to 36 कार्ड्स का ऑर्डर आता है, दैट इज़ द हाउस गेम बोर्ड, और उसके ऊपर हम कार्ड्स डालते हैं। तो इट्स अ डबल लेयर्ड केक। एक लेयर हो गई हाउस मीनिंग की, लाइक अ सेट ऑफ अ मूवी, कि मेरा एक्टर है जो मेरा मेन कैरेक्टर है वो कौन से हाउस में बैठा है। तो अगर वो हाउस ऑफ गुड लक में बैठा है तो जिसके लिए मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ उसका जीवन उस समय लकी जा रहा है, अच्छा टाइम जा रहा है। अगर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ तो अगर आपका कार्ड जाके हाउस ऑफ फाइनेंसेस में बैठा है, सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ अबाउट मनी, मेकिंग मनी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, एंड इट्स अ गेनफुल पीरियड। लेकिन अगर आपका ये कार्ड हाउस ऑफ लव में बैठेगा तो इट्स यू आर मोर ऑन योर इमोशनल एंगल इन लाइफ, इट्स मोर अबाउट योर फीलिंग्स एट दिस पॉइंट। एंड देन सराउंडिंग कार्ड्स क्या दिखाते हैं, जो पास बैठे हैं, और जो कार्ड्स दूर बैठे हैं उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है फिर। तो इसमें बहुत हम कॉम्प्लिकेशन डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें पता है कि मैं लेनमो पढ़ती हूँ और बहुत कम लोग पढ़ते हैं इंडिया में। तो बहुत ही मेरे पसंद, मेरे पहचान के 2-3 मेरे दोस्त हैं, अच्छे रीडर्स हैं, वो भी एंडोर्स्ड रीडर्स हैं WDA से, वो पढ़ते हैं। एक लेडी है मेरी फ्रेंड है मुंबई में, उन्होंने तो अपना खुद का ही डेक बनाया है। तो उन्होंने खुद एक इंडियन डिज़ाइन वाला डेक बनाया है। तो इट्स वेरी क्रिएटिव फील्ड। आप देखोगे तो $1 मिलियन का मार्केट है ये, $1 बिलियन का मार्केट है इनफैक्ट। टैरो का जो है, डिविनेशन टूल्स का जो मार्केट है, एंड फेमस जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, दे हैव राइट्स टू पब्लिश। नए क्रिएटर्स रीडर्स के लिए और भी प्यारे प्यारे डेक्स बनाते रहते हैं, तो हमारा कलेक्शन बढ़ता रहता है। ये आपके पास तो कुछ ही लेकर आई हूँ, घर में पूरी लाइब्रेरी बनी रखी है। और ये दीज आर लाइक बुक्स ऑफ लाइफ
क्या ज़रूरत थी इतने सारे कार्ड्स की, क्या ज़रूरत है इतने सारे कपड़ों की मेरी अलमारी में, बट आई स्टिल हैव लाइक 300 साड़ीज सिटिंग देयर, राइट? तो इट्स अ लव अफेयर विद समथिंग सो ब्यूटिफुल जो किसी आर्टिस्ट ने बनाया है. टैरो कार्ड्स राइडर वेट स्मिथ सिस्टम से जो इंस्पायर्ड हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट. आपको सबसे ज्यादा फेथ कौन से कार्ड्स पर है? जब किसी की फॉर्च्यून टेलिंग आप करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये वाला कार्ड सिस्टम एक परफेक्ट फॉर्च्यून टेलिंग कर सकता है? एक बात बताऊं, मैं सब यूज़ करती हूँ. Okay. और उसके पीछे भी कारण ये है कि जब जैसे कि हर डेक की अपनी वॉइस है, मैं हमेशा बोलती हूँ. जैसे एक सवाल पूछा कि क्या हुआ आज ऑफिस में, तो आप अगर बॉस से पूछोगे तो वो बहुत ही कट टू कट आंसर दे देगा कि देखो ये हुआ, ये काम था, आई हैव गिवन दिस टू दिस पर्सन, गेट इट डन बाय दिस टाइम, और वो काम की बात बोल के चला जाएगा. फिर आप जाके अपने कॉलीग से पूछोगे कि क्या हुआ आज ऑफिस में, तो वो आपको थोड़ा मसाला मिर्च, चलना मैं कॉफी पीते हुए बताऊंगा, और फिर वो आपको हर शख्स का अपना अलग नेचर है. अपना नेचर है उसका. तो वो आपको फुल गॉसिप देगा, फुल लो डाउन वाटर कूलर कॉन्वर्जेशन. वो आपको एक एक ऐसी ऐसी बात बताएगा जो आपने सोचा भी नहीं था कि अच्छा, आपने पूछा भी नहीं था. आपने पूछा भी नहीं था. सो उसकी वॉइस अलग है, वो आपको वाली इन्फॉर्मेशन दे देता है जो. फिर आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछोगे तो वो आपको और कुछ मिर्च मसाला, अरे पता सर आज तो ऐसा हो गया, फिर वो वहाँ पे आग लग गई, फिर हमने ये किया. फिर आपको कुछ और थर्ड एंगल मिल रहा है. उस आदमी ने लोगों को दूर से ऑब्जर्व किया हुआ है, उसको ये नहीं पता कि कौन क्या करता है, बट ही नोज कौन किसके साथ घूमता है, कौन किसके साथ इश्क लड़ा रहा है, कौन किसके साथ, कोई किसी के केबिन पर नजर है, किसी की कौन गेट क्या पर कर नजर रहा है. है. तो दोज आर जिप्सी कार्ड्स, दे गिव यू ऑल गॉसिप. एंड सिबिला कार्ड्स, दे गिव यू लाइक एक्स्ट्रा गॉसिप जो पूछी नहीं थी. ये कार्ड्स गॉसिप करते हैं. एंड अगर आप लेनरमैन कार्ड्स से पूछोगे तो वो आपको कैसे बताएंगे, आपका जो कॉलीग है. आप कुछ डिमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे? मतलब पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो. जैसे आपका जो कॉलीग है वो आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन देगा, निटिग्रिटीज बताएगा, डेली निटिग्रिटीज बताएगा, डेली हुआ क्या, कॉलोनी की गॉसिप आंटी, शी गिव्स यू द डेली निटिग्रिटीज की मिसेस शर्मा ने ऐसा किया, मिसेस वर्मा ने ये किया, मैंने उसको उसके साथ देखा. ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट द प्रैक्टिकल स्टफ फ्रॉम सिबिला कार्ड्स, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है. लैंडमैन आपको डाउन टू अर्थ बातें बता देता है. और टैरो आपको ग्रैंड मदर की वॉइस में आंसर देता है, वेरी वाइज, बहुत ठहराव के साथ, जैसे आप किसी मैच्योर गुरु टाइप व्यक्ति के साथ बैठे हैं. और आप, जैसे मैंने अपने लिए एक बार एक रीडिंग करी थी, इट वॉज माई बर्थडे, तो मैंने टैरो से पूछा हाउ विल माई डे बी. तो यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर हैप्पी, अच्छे पॉजिटिव वाले सेलिब्रेशन वाले गेट टुगेदर वाले कार्ड्स आए. मेक सेंस, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली लेड आउट, 3 of cups, 4 of wands, हैप्पी कार्ड्स. फिर जब मैंने लेनरमैन कार्ड्स का 9 कार्ड स्प्रेड निकाला और उससे पूछा कि आज मेरा बर्थडे कैसा बीतेगा, तो अब वो कार्ड्स अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनमें अलग मीनिंग्स हैं, उनमें अलग सिंबल्स हैं. सिंबल अलग हो गया तो भाषा बदल गई, इंटरप्रिटेशन ही अलग हो गया. इंटरप्रिटेशन. तो उसमें से मैसेज आया कि आज तुम्हें एक रिंग का गिफ्ट मिलने वाला है या कोई ज्वेलरी का पीस का गिफ्ट मिलने वाला है. okay. और सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस वाले कार्ड्स आए. पर ये ज्वेलरी वाली इन्फॉर्मेशन टैरो से नहीं आई थी. ये ज्वेलरी वाली इन्फॉर्मेशन इससे आई थी. एंड मुझे याद आया कि माय मदर हैड गिवन अ रिंग टू बी मेड फॉर मी. शी हैड बॉट अ नाइस येलो सफायर फॉर मी, एंड शी वांटेड टू गिफ्ट इट टू मी, एंड शी गॉट द रिंग मेड एंड इट गॉट डिलीवर्ड, एंड आई हैड नो आइडिया. आई वाज ब्लोन अवे बाय द एक्यूरेसी ऑफ द कार्ड्स की ओ माय गॉड. शी सेड अरे तुम्हारा पार्सल आ गया है. मैंने कहा कौन सा पार्सल? नहीं मैंने भी कुछ भिजवाया है तुम्हारे लिए. एंड ऐसे नहीं आया. एंड देन शी गॉट अ लिटिल वरिड बिकॉज इट वाज ज्वेलरी. बाय द टाइम इट केम, इट गेव दैट हैप्पीनेस टू मी, एंड द कार्ड्स हैड इंडिकेटेड दैट टू मी, एंड आई हैड नो आइडिया कि रिंग आ रही है. इट वाज दैट स्पेसिफिक. अच्छा, ये एक क्लियरली क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, या ये आपको कोई स्पिरिट आकर बताती है कि भाई ये कार्ड के जरिए कम्युनिकेट करती है आपसे? इसका साइंस क्या है? ये बहुत ही भारी वाला सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ नहीं, ये अंदर की बात वाला सवाल है. ये अंदर की बात वाला सवाल है, पर इसका आंसर मैं भी ढूंढ रही हूँ और हमेशा ढूंढती रहूँगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंजेक्चर. अब कुछ लोग हैं जो स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, जो मीडियमशिप करते हैं, जैसे मैं करती हूँ. तो मेरे लिए ये आंसर ज़रूर बैठ सकता है कि माई गाइड्स आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज मैं वैसे भी स्पिरिट मीडियमशिप करती हूँ और मैं उसके लिए एक अलग डेक यूज़ करती हूँ टोटली. तो मेरे केस में तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स अ स्पिरिट मीडियमशिप. इफ माई गाइड्स आर टेलिंग मी द आंसर्स, आई कॉल देम बिफोर आई सिट फॉर एवरी सेशन. तो मेरे लिए तो वो है.
पर सबके लिए वो नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ साइंटिस्ट से टैरो पढ़ना सीखा था, और वो लोग मुझे कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग, साइकोलॉजिकल मीनिंग्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंसेस, ब्रेन में क्या होता है इंसान के जब वो कुछ भी डिविनेशन वाला सिस्टम यूज़ करता है, Okay. तो किस तरह से हमारा ब्रेन एनालाइज करता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों। तो अगर आप साइंटिफिक अप्रोच देखो, सो देयर इज़ अ वंडरफुल बुक कॉल्ड न्यूरो साइंस ऑफ टैरो, जो हमारे एक फ्रेंड ने लिखी है, डॉक्टर सिद्धार्थ रामाकृष्णन ने अभी, और ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो जिनको शौक है कि साइंस समझने का इसके पीछे, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल रिसोर्स फॉर अदर टैरो रीडर्स, आई विल से, एंड फॉर अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड कि दिस इज पढ़ें। स्पिरिचुअल थिंग और ये एक ट्रिक है? नहीं, ये ट्रिक नहीं है। ट्रिक तो अलग चीज़ होती है, जब जिसमें लोग कार्ड से मैजिक करते हैं, हाँ। वो तो ट्रिक है, वो तो मुझे क्यों बिल्कुल इनिशियली नहीं। आपने कहा ना कि ये प्लेइंग कार्ड्स थे इनिशियली, और हाँ। बाद में फॉर्च्यून टेलिंग इससे शुरू हो गई, या पहले ये फॉर्च्यून टेलिंग के लिए थे और बाद में इसे एक बताया ऐसा गया कि ये नहीं, किसी टैरो तरीके तो की प्लेइंग स्टार्टेड गेम है? एज अ गेम डेक, धीरे Okay. धीरे करके उन्होंने ऐसी दे गॉट इंस्पायर्ड। गोल्डन डॉन वाले बड़े सीक्रेटिव थे, सीक्रेट बातें किया करते थे, और उनको एसोटेरिक और मेटाफिजिकल और कबाला और ये सब चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो उन्होंने वो सारे इन्फ्लुएंसेस स्पेसिफिकली थॉट टैरो डेक में आपको बहुत मिलेंगे। तो इट्स अ टूल, मैं ये बोलूँगी कि इट्स अ टूल। मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। मेरे पास ऐसा डेक भी है जो रिसेंटली बनाया गया है, मेरे पास ऐसा डेक भी है जो 500 साल पहले बनाया गया था। द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन दिस कि मैं रीडर के ऊपर छोड़ती हूँ ये, कि हर रीडर अपनी आस्था से काम करता है। कुछ रीडर्स होते हैं जो डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करके रीड करते हैं, वो उनकी आस्था का सवाल है, उस पर मैं प्रश्न नहीं उठाती। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लॉजिकली पढ़ते हैं, जैसे कि कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। एक बहुत ही फेमस टीचर हैं टैरो के, मिस्टर विंसेंट पिटिशी, उन्होंने तो टोटली कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडिंग का को ही बताया है रीज़न, Okay. कि देयर इज़ वन सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ अ फिक्स्ड एलिमेंट एंड वन इज़ अ वेरिएबल। तो फिक्स्ड एलिमेंट होता है कार्ड की पोजिशन मीनिंग, जो भी पोजिशन मीनिंग हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, या ऑब्स्टिकल्स क्या हैं अभी तुम्हारी लाइफ में, तो दैट्स पोजिशन मीनिंग। शफल करके जब आप उस पर कार्ड डालते हो, दैट इज़ द वेरिएबल। कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो इट्स मोर लाइक, इट्स लाइक अ केमिकल रिएक्शन, यू नो, टू थिंग्स, 2 + 2 इट बिकम्स 4। सो द कांस्टेंट पोजिशन मीनिंग, उस पर आपने कार्ड डाला, एंड योर ब्रेन इज नाउ एनालाइजिंग इट फ्रॉम द लेंस ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछा था। कार्ड उतने ही हैं, 36 हैं या 78 हैं या 52 हैं। लाइफ के प्रश्न अनंत हैं। कोई आता है लव लाइफ का पूछने, कोई आता है बिजनेस का पूछने, कोई आता है कर्जा कब उतरेगा पूछने। आंसर देने वाले कार्ड्स वही हैं। तो उन्हीं कार्ड्स को हम अलग अलग चश्मा पहन के देखते हैं, लेट्स लाइक 6 थिंकिंग हैट्स। अगर मैं बिजनेस रीडिंग कर रही हूँ तो मीनिंग्स लिस्ट को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है फिर, Okay. क्योंकि उस वक्त हार्ट और रिंग, रोमांस और मैरिज की बात नहीं करते। उस वक्त बिजनेस रीडिंग में Business की हार्ट बात है। और रिंग का जो कार्ड है लेनमेंट सिस्टम में, वो बिजनेस डील्स की बात कर रहा है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ के आप काम कर रहे हो जिनका साथ आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आप कोई पैशन प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो। जैसे कि 3 दोस्त मिलके कोई अपना एक कुछ ब्रांड लॉन्च किया, और बचपन से हमारा सपना था, एंड वी आर जस्ट सो हैप्पी टुगेदर टू वर्क। अब वहाँ पे लव एंगल नहीं है, वहाँ पे फ्रेंडशिप का एंगल है, हैप्पीनेस का एंगल है। तो कार्ड्स के बेसिक मीनिंग्स होते हैं, और फिर उन्हीं कार्ड्स को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सवाल के दृष्टिकोण से जब देखते हैं, तो उसका मीनिंग हमें ट्वीक करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सेरिब्रल प्रोसेस है, इसमें लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ये ऐसा नहीं है। साइंटिफिक मेथड है? साइंटिफिक मेथड है। कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग के ऊपर भी किताब लिखी गई है, गाइल्स फॉकनियर और मार्क टर्नर ने लिखी है अबाउट दिस कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग। आजकल तो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स के लिए डेक्स बन के आ रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के डेक्स। कितना एक्यूरेट है? जितनी गहराई में पढ़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी स्टडी करोगे, जितने ज़्यादा कार्ड्स निकालोगे, जितने बड़े स्प्रेड्स करोगे, उतनी गहराई में उतरते जाओगे और उतने एक्यूरेट बनते चले क्या कोई ऐसे सवाल भी होते हैं जो इनसे नहीं पूछने चाहिए, या ये नहीं बता पाएंगे? जैसे जस्ट सपोज कि मैं बोलूं कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्या ये बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ रीडिंग्स किए थे ऐसे वर्ल्ड कप के टाइम पे। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जितना नज़दीक जाओगे आप, अगर गेम के ऊपर पढ़ रहे हो तो, जी। जितना नज़दीक जाओगे आप ऑन द डेट ऑफ द गेम, उतना ज़्यादा आपको ईजी रहेगा फॉर अ न्यू रीडर टू रीड। सीजन रीडर होगा तो वो काफ़ी, अगर गहरी रीडिंग्स निकालेगा तो निकाल लेगा आंसर। ओके। डिपेंड करता है। देखिए,
जैसे कि मैं ये कभी नहीं बोलती कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, पर एस्ट्रोलॉजर गलत हो जाता है, राइट? मैथमेटिक्स से आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा आपकी सकती है। कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। सेम विद कार्ड्स। अब जैसे मैंने कहा, जितना ज़्यादा कार्ड्स पढ़ोगे उतना एक्यूरेट हो, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों के लिए ज़्यादा कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटा सा यस नो है, उसके लिए क्या मैं 36 निकालूंगी कार्ड्स। मगर किसी व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए मैं जितना ज़्यादा समय आपको दूं, जितनी देर आपके साथ बैठ के आपको समझूं, आपकी परेशानी को समझूं, उस हिसाब से कार्ड्स को हम डिज़ाइन करते हैं स्प्रेड को आपके लिए। हर इंसान को सब वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं होता। तो जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, उसके प्रश्न, उसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उनका खुल के मुझसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड हीलिंग जो हम करते हैं किसी क्लाइंट के साथ जब उनसे बात करते हैं। तो एम्पैथी है, आई एम अ लिसनिंग ईयर। मैं एक दोस्त हूँ उनकी। मैं उनके लिए कोई ऊपर बैठी हुई गुरु माँ नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो दोस्त हूँ जो कार्ड्स पढ़ती है। और मुझे लोगों से मिलना, उनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा नेचर है कि मुझे लोगों के साथ बैठकर गहरी बातें करना अच्छा लगता है। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, क्या टेम्परेचर है, ये डिस्कस करना मुझे शौक ही नहीं है। मेरा पर्सनालिटी टाइप ही ऐसा है, INFJ। मायर्स ब्रिग्स में देखा जाए तो आई एम टिपिकल क्वीन ऑफ कप्स पर्सनालिटी। तो मुझे लोगों के साथ गहराई से बैठ के बातें करना, इम्पॉर्टेंट बातें करना पसंद है। तो मेरे नेचर को ये चीज़ सूट करती है। एप्टीट्यूड है, मेहनत है, स्टडी है, मेरे हाथ में इतने सारे सिस्टम्स हैं, और मेरा दिल है कि मैं किसी को सच्ची सच्ची गाइड करूं। ऐसा नहीं कि उनको टॉफ़ी दे के भेज दूं, वो रेमेडी वाली टॉफ़ी मैं वो नहीं देती कभी किसी को। मैं उनको रीडिंग देना पसंद करती हूँ। लोग मेरे पास क्लैरिटी के लिए आते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आते हैं, और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम से कम रॉन्ग बनूं, राइट ही बनूं। ये मेरा इंटेंशन है, मेरी कोशिश है। तो बड़बोले होके कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमसे ज़्यादा तो कोई भी एक्यूरेट नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा घमंड तो है अपने आप पे कि मैं जो भी लोगों से कहती हूँ वो 100% उनकी लाइफ पे सही जाके बैठता है। कितने साल हो गए आपको टैरो रीडिंग करते हुए? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल। कितने लोगों को आपने प्रेडिक्शंस किए होंगे? हज़ारों लोग हो चुके हैं अभी। मेरे मोस्ट ज़्यादातर अगर मैं एक्यूरेसी रेट की बात करूं, कितनी एक्यूरेसी रेट आया फिर आपका? मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे पास लौट लौट के आते हैं, तो मैं मानूं कि फिर एक्यूरेट है। कभी मुझे छोड़ के नहीं जाते। मैं उनकी वो दोस्त हूँ जिसको जिंदगी की सबसे खुशी की बात है वो सबसे पहले बताते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो जा रही है या कुछ जा रहा है हाथ से तो रोते हुए भी मुझे ही फ़ोन सबसे पहले आता है। और एक निस्वार्थ भाव से मैं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती, मैं पैसे नहीं लेती अपने काम के। आई एम वेरी गुड एट माई जॉब एंड आई चार्ज फॉर इट, दैट आई विल से। बट इट्स नॉट अबाउट उल्लू बनाने की पॉलिसी कि स्नेक ऑयल सेल्समैन जो होते हैं आजकल इस फील्ड में बहुत सारे आ गए। मुझे उनसे थोड़ी सी एलर्जी है। किसी से अर्न करना और किसी को लूट लेना, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि प्रसिद्धि मेरे कमरे में ना 4 लाख के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, मुझे किसी टैरो रीडर ने बेच दिए। मुझे बहुत दुख होता है, क्यों बेचे ऐसे? आप रीडिंग दो ना, आप बताओ ना लोगों को कितने क्रिस्टल, क्या मतलब वो गुफा में बैठ जाएगी क्रिस्टल्स के तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं पर लाइक इट्स लाइक स्लो मेडिसिन। Okay. Like a slow medicine. It take time, sir. It take time. Like देखो, अभी जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, बैक फ्लावर रेमेडीज हैं, एंड रेकी है, हीलिंग मेथोडोलॉजीज कितनी सारी हैं। क्या ज़रूरत थी इतने सारी हीलिंग मेथोडोलॉजीज की? एक एलोपैथी से नहीं हो जाता था। पर करने वाले एलोपैथी भी करते हैं, होम्योपैथी भी करते हैं, आयुर्वेद भी करते हैं। तरह तरह की थेरेपीज आती रहती हैं मार्केट में, फ्रॉम साउंड थेरेपी टू लाइट थेरेपी टू ऑल काइंड्स ऑफ हीलिंग मेथड्स, राइट? फ्रॉम मसाज थेरेपी टू यू कैन हैव अ लिस्ट। फॉर्च्यून टेलिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फिर आपने टैरो रीडिंग को ही क्यों चुना? मैंने और आप इन सब में टैरो रीडिंग को कहाँ रखते हैं? मैंने नहीं चुना, इसने मुझे चुन लिया। इट्स समथिंग जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी एज अ चाइल्ड। मुझे पढ़ने का शौक था, और मेरी फैमिली एक बहुत ही टिपिकल उस तरह की फैमिली तो थी नहीं जहाँ पर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स यू विल फाइंड या तो वो आते ही इस तरह की फैमिली से हैं जहाँ पे ये काम सालों से चला आ रहा है, या फिर बहुत शौकीन हो जाते हैं। आप तो जर्नलिज्म से यहाँ आ गए। उनके कोई मित्र ऐसे होते हैं जो बहुत उनको एक्साइट कर देते हैं, कोई टीचर मिल जाता है लाइफ में। एंड एस्ट्रोलॉजी चूजेस यू, यू डोंट चूज इट। मैंने हर एस्ट्रोलॉजर से ये सुना है, एंड मैंने भी सुना है। मैं जब छोटी थी तो मुझे सब बताते थे तुम बड़े होके ये काम करने वाली हो, और मैं हंसती थी उन पे, क्योंकि मैं तब भी टीवी रेडियो से जुड़ी हुई थी, और मेरा कोई ड्रीम ही नहीं था सिवाय कि मैं माइक के सामने बैठ जाऊं और कैमरे के सामने बैठ जाऊं। मैंने यही काम किया इतने साल। तो
मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाने का कभी नहीं सोचा था तुषार. इट वॉज नेवर माई डिज़ायर टू डू दिस टू मिंट मनी. आई डिड नॉट कम इन दिस फॉर दैट. मैं शौकीन हूँ, मैं कार्ड रीडिंग्स करती तो हूँ, लेकिन मैं कार्ड रीडिंग्स की रिसर्चर ज़्यादा हूँ. मुझे इस चीज़ पे रिसर्च करना पसंद है. मैं स्टडी कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की भी, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट वो एक ऐसी चीज़ है इतनी गहरी है कि मैं उसे अगले और 20 साल 30 साल पढ़ती रहूँ तो भी कम पड़ेगा, यू नो. एंड विद्या कभी भी पूर्ण कहाँ होती है, आप सीखते ही रहते हो. और जब मैंने टैरो पढ़ना सीख लिया, मुझे लगा वाह वाह, मुझे एक अच्छी चीज़ आ गई. फिर मुझे वर्ल्ड डिविनेशन एसोसिएशन के टीचर्स मिले और मुझे पता चला अरे पूरा इंद्रधनुष है, पूरा यूनिवर्स मेरे लिए खुला है. अभी एक नया सिस्टम मैं सीख रही हूँ विच इज़ ओरेकल बेलिनी. आई वाज टेलिंग यू, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और 777 में हम उसे डिवाइड करते हैं, और ईच सेट ऑफ 7 कार्ड्स किसी एक प्लैनेट को रेजोनेट करता है, किसी एक प्लैनेट से जुड़ा होता है. सो देयर इज अ सीरीज ऑफ सैटर्न, सीरीज ऑफ जुपिटर, सीरीज. सो अब ये कार्ड जो सिस्टम है, इसमें एस्ट्रोलॉजी इनबिल्ट है. टैरो में एस्ट्रोलॉजी इनबिल्ट नहीं थी, वो ऊपर से डाली गई है. तो अब मैं ये पढ़ने का शौक होता है भाई. ज़िंदगी में एक किताब पढ़ के मैं तो नहीं जी सकती, मुझे चाहिए पूरी लाइब्रेरी. और मुझे एक्यूरेट रीडिंग्स देने का शौक है. और एक्यूरेसी तब आती है जब हम हर एंगल से ठोक बजा के चेक कर लेते हैं. बार बार अगर वही आंसर आता है तो फिर वो आंसर है. तो फिर ये भी कहना चाहिए कि मान लीजिए कि एक कोई भी पर्सन है जो आपके पास आया किसी एक सवाल के लिए, वो किसी पामिस्ट के पास गया, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, फिर वो न्यूमरोलॉजी के पास गया. बिल्कुल, लोग करते हैं. सब जगह फिर सेम आंसर ही आना चाहिए. बिल्कुल आता है या आएगा, आना चाहिए. अगर सब लोग सही पढ़ रहे हैं तो. मेरे पास बहुत लोग आते हैं. मैंने तो ज्यादातर यही सुना है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने कुछ और बोला. मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स में जो हैं परेशान. कहते हैं कि यू नो मैम, मैं इसके पास गया, उसने तो बोल दिया वो आ जाएगी, इसने बोल दिया वो आ जाएगी, उसने बोल दिया वो नहीं आएगी, किसी ने बोला 5 साल बाद आएगी. यार अब तुम ही बता दो कि क्या होगा, यू नो. बिकॉज हमें पता चला है कि यू हैव दिस कीड़ा ऑफ गेटिंग इनटू दिस कन्फर्मेशन. आई सेड यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई, आई विल सिट विद यू. मैं बैठती हूँ उनके साथ, और लेनोमेंट कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा टक से जवाब देते हैं. इट्स लाइक अ स्लैप ऑन द फेस आंसर की. लाइक दिस इज, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है उस सिस्टम में. मीनिंग्स बहुत ही एग्जैक्ट हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत ही क्लियर हैं. क्लस्टर्स होते हैं कार्ड्स के जो हम देखते हैं. देयर आर रूल्स, देयर आर सिस्टम्स. आई एम अ सिस्टम रीडर. मैं बवेरियन जर्मन सिस्टम से पढ़ती हूँ क्योंकि ये सिस्टम ही वहाँ का है, और मैंने वहीं के टीचर से सीखा है. मैंने कोई यहाँ किसी इंडियन टीचर से नहीं सीखा. जहाँ का सिस्टम है वहीं के एक्सपर्ट से सीखा है, और 1 2 नहीं 3 4 से सीखा है. और इतने साल सीखकर बेस्ट लेनोमेंट रीडर का अवार्ड जीतने के बाद भी अगर आज भी मेरी टीचर कोई कोर्स करती है लेनोमेंट से रिलेटेड, तो आई वुड बी द फर्स्ट स्टूडेंट विद माई हैंड्स अप स्टिल. एंड शी मुझसे पूछती तुझे क्या ज़रूरत है, वाई यू आस्किंग मी, वाई यू स्टिल सिटिंग इन दिस क्लास. एंड आई एम लाइक, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स. एग्जैक्टली. एंड मुझे लोग कहते हैं आपकी वो मैंने रील देख ली थी, आपने कहा था कि आप रेमेडी नहीं देते हो, और आप तो मतलब बड़े एक्यूरेटली बताने की वो रेमेडी आप क्यों नहीं देते हो? क्योंकि मैं प्रेडिक्शन देने में विश्वास रखती हूँ. नहीं तो यहाँ तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे पास रेमेडी लेने कोई रेमेडी को कहते हैं कि भाई रेमेडी काम करती हैं. मेरे पास रेमेडी लेने कोई नहीं आता, मेरे पास आंसर लेने लोग आते हैं. लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और अगर रेमेडी से हो सकती है तो क्या बुराई है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना पर रेमेडी से. इट्स अ लॉलीपॉप. बच्चे को शांत करने के लिए हमने झुनझुना दे दिया. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ. मतलब आप ये कह रहे हो कि जितनी भी रेमेडीज लोग देते हैं वो दिल बहलाने के लिए होती है. दिल बहलाने के लिए या कंटेंट क्रिएट करने के लिए. ओके. अरे बता दो ना किसी को कि मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी की लाइफ में किसी को नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, कोई रेमेडी उस पर काम नहीं करेगी. रेमेडी नहीं होती. आप किसी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो रेमेडी करके. अगर ऐसा होता तो आज जाने कोई और इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता. बहुत लोगों के सपने थे पर नहीं कर पाए ना. अगर रेमेडी से हो जाता है, अगर ये सब उल जलूल काम करने से चीज़ें अचीव हो जाती हैं, तो सब अंबानी बन जाते ना. नहीं बन पाते ना, पर क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो पाथ है, जो आप अपनी लाइफ प्लान करके उतरे हो, जो आप अपना पर्पस लेकर उतरे हो, वो हर इंसान का अलग है. एवरीबडी डजंट वांट टू बिकम अ बिलियनर. सम पीपल हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट ड्रीम. तो आप ये मानते हो कि तंत्र मंत्र से जो चीज़ें होती हैं इस दुनिया के अंदर वो नहीं होती हैं? तंत्र मंत्र से चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन एक आम आदमी ऐसे टहलते हुए बस से उतरा और जाके तंत्र करके आ गया और लाइफ बदल दी, ऐसा नहीं होता. जो तंत्र कर रहा है वो सालों से तंत्र की साधना कर रहा है. जो मंत्र की साधना कर रहा है वो आज से नहीं कर रहा है, वो सालों से कर रहा है. मैं शिवयोग साधना करती हूँ, करते करते मुझे 20 साल हो गए.
मैंने अपने गुरु से बहुत ही गहरी दीक्षाएं ली हैं और साधनाएं करी हैं, और इतनी शक्ति अपने अंदर एकत्रित करी है कि अपने आप को टोटली प्यूरिफाई किया हुआ है, और गहरी गहरी देवी की साधनाएं करी हुई हैं। लेकिन उस विद्या को मैं किसी और की ज़िंदगी बदलने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ, पर अपनी ज़िंदगी को और भी रिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। मैं किसी को पूजा करने से मना नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप मंत्र साधना मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो भी फॉलो कर रहे हो सिस्टम, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे आप मत करो। स्पिरिचुअलिटी का रेमेडी से कोई लेना देना नहीं है। Okay. स्पिरिचुअलिटी तो मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए है, मेरी ऊर्ध्व गति के लिए का रास्ता है, का मार्ग है। वो तो एक ना एक दिन हम हर सोल को लेना है। इस जन्म में तुम्हारा समय नहीं आया तो तुम्हें गुरु भी नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा समय आएगा तभी स्टूडेंट इज़ रेडी, द मास्टर अपीयर्स, राइट। तो जब आपके ग्रो होने का टाइम आता है, आप ग्रो करते हो, और इतने सालों की साधना के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि चुटकी बजा के लाइफ बदल जाती है। ऐसी ऐसी गहरी साधनाएं जो मैंने करी हैं, उसके बाद 1 मिनट में लाइफ नहीं बदली है। मेहनत फिर भी मेरी लाइफ ने मुझसे डिमांड करी, मेहनत मुझे भी करनी पड़ी। मैं भी पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, काम करती हूँ, और मीडिया से भी जब जुड़ी थी तो पागलों जैसा काम करती थी। ऑफिस जाने का टाइम होता था, आने का कोई टाइम नहीं होता था। मेरी जो स्पिरिचुअल पाथ है वो टोटली डिफरेंट है। वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है आपका स्पिरिचुअल पाथ ना, इट्स मोर देन दैट। वो आपके सोल की जर्नी है, जो दैट्स अ सोल कॉलिंग। दिस इज़ अ सोल कॉलिंग। जो लोग हीलिंग करते हैं, दैट इज़ अ सोल कॉलिंग। शॉर्टकट में मैं नहीं बिलीव करती, मैं ये कह रही हूँ। मुझे रेमेडी से तकलीफ नहीं है, पर ये जो शॉर्टकट, ये 2 मिनट नूडल रेमेडी जो दे दी गई है कि आप जो हैं कि कहीं वॉश अ सर्टन बॉडी पार्ट विद योगर्ट तो आपकी वीनस चमक जाएगा। सीरियसली, अब योगर्ट डाल रहे हो तो मैं तो कहती हूँ पूरी की पूरी उसमें गुलाब जल और हनी और बेसन डाल के पूरा उपटनी बना लो। आई मीन पढ़नी व्हाट द हेक, क्या इतने लोग इतने समय बेसन से नहा रहे थे, क्या उनका कोई प्लैनेट पावरफुल हो गया क्या? ये छोटे मोटी, ये लोग कहते हैं हम बहुत सस्ती रेमेडी देते हैं, प्रसिद्धि हम तो महंगी नहीं देते, हम तो सस्ती देते हैं कि वेस्ट में वो रख दो, ईस्ट में वो रख दो, अंडरवेयर में गांठ लगा दो तो हस्बैंड चीट नहीं करेगा। ये क्या लॉजिक है यार? मतलब ऐसा नहीं होता। देखो, ये जो छोटी छोटी रील बना देते हैं कि हमने आपको एक उपाय दे दिया है, आपको पूनम की रात को इस बे लीफ पे ये लिखना पड़ेगा और इसको वॉलेट में लेके घूमोगे तो पैसा आएगा। यार ये बुद्धू बनाने वाले काम बंद कर दो प्लीज़। अब मुझे लगता है कि प्रेयर करो, वो वर्क करती है। आप अपने गुरु के साथ बैठ के साधना करो, घंटों घंटों, सालों सालों तपस्या करो, वो वर्क करती है। वो करोगे ना, तब रियलाइज होगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें झूठ बनाने का निंजा टेक्निक है। आपने पता है कितने लोगों की उम्मीद पर एक बहुत बड़ी चोट कर दी है, जो बिल्कुल लोग नहीं रेमेडीज कर रहे थे, बिल्कुल जो मनी मैग्नेट रेमेडीज मैं कर रहे आपको हैं, बताती हूँ एक आपने किस्सा। उनका विश्वास तोड़ दिया और आपने उनको ये कह दिया कि आप जो करके पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हो वो कुछ नहीं होगा। कोई भी मेहनती इंसान इन तरह की बेवकूफ़ी भरी बातों में बिलीव नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा, क्या हमारे यहाँ बहुत लेमन एक कहावत है कि परेशान आदमी भूत पूछता है। तो परेशान आदमी से, और इस दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। परेशान तो लोग हैं, मगर उनको चाहिए सच। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, जैसे एक और गर्ल, शी केम, बड़ी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आई थी। शादी नहीं हो रही और मुझे अपना बिजनेस चालू करना है प्रसिद्धि दुबई में, और मैंने पूरा प्लान बना लिया। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, सारी तैयारी करके वो लड़की बैठी है। पर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं फर्स्ट यू गेट मैरिड, उसके बाद तुम जो हो जहाँ शादी होगी वहाँ बिजनेस चालू करना, वरना अगर तुमने यहाँ शुरू किया और तुम्हारा पति कहीं और है तो सब गड़बड़ होगा। एंड शी इज़ लाइक, मेरी लाइफ रुक गई है प्रसिद्धि। अब जब तक मुझे लड़का नहीं मिलता, मेरी शादी नहीं होती, मैं बिजनेस भी चालू नहीं कर सकती। मैं खाली बैठी हूँ, मैं अपने पापा का बिजनेस करती हूँ, पर मैं रोज़ अपने विजन बोर्ड बना रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ। मैंने क्रिस्टल्स खरीद लिए कि मेरी लाइफ बदल जाएगी। फिर मेरी मदर ने कोई रेमेडी करवाई मुझसे कि आप मंदिर में जाओ। उन्होंने कुछ पूजा करी सुबह किसी के साथ में, काऊ के नीचे से रोल होके जाओगे आप 5 बार, रोल होके जाओगे, रोल होके आओगे। कह रही मुझे इतना डर लग रहा कि मुझे एक लात मारेगी ना तो शादी करने लायक ही नहीं बचोगी, ऊपर पहुंच जाऊंगी सीधी। एंड शी इज लाइक, ये सब बेवकूफ़ियाँ करने के बाद एक दिन तुम्हारी एक रील दिख गई और मुझे लगा बस इसी से बात करनी है मुझको। एंड वो आके बैठी मेरे साथ और मैंने कहा देखो, एंड आई डिड अ रीडिंग। मैंने कहा बाय नेक्स्ट ईयर अगस्त आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा, आप उसमें एक्सेल करोगे, आप प्लीज़ दुबई जाओ, आप अपना काम स्टार्ट करो और बहुत ही अच्छा डायनामिक करियर है। अपने आप को अपना मार्ग बनाओ ना, बिकॉज यू गोना बी ब्लडी सक्सेसफुल। एंड किसी लड़के का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 साल तो शादी होनी भी नहीं है। क्यों 2 साल का ये प्रेशियस टाइम जो तुम्हारे हाथ में है, जिसमें तुम सब बना सकती हो अपनी लाइफ में, मैजिक वॉन्ड तुम्हारे पास है,
तुम्हारा सब कुछ सेट है, तुम प्लीज़ जाओ। एंड लास्ट मंथ शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि आई एम लीविंग प्रसिद्धि, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। क्या क्लैरिटी दी है तुमने, मैं इन सब चीज़ों के, जैसे किसी ने मेरे सर से बुखार उतार दिया है, क्लाउड एक था जो हट गया है। अपने यंग लोगों को ऐसी क्लैरिटी देने का शौक है मुझे, उनको कि वो लाइफ में आगे बढ़ें और सक्सेस पाएँ। और मैंने कहा होगी शादी 26 के बाद ही होगी, तब तक तुम ये करो। प्रॉबली ऐसा लड़का तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे लिए चला जाए वहाँ पर, या वहीं तुम्हें मिल जाए। आई मीन ऐसा होता है ना, लाइक बिल्कुल। सो माई कज़िन स्टार्टेड हर मेडिकल जर्नी हियर एंड उसने मुझसे पूछा था कई साल पहले कि मैं कहाँ पे अपना क्लिनिक सेटअप करूँ। मैंने उसे कहा था स्पेसिफिकली मुंबई में जाना तुम। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँची है वो लड़की, और इतना उसको सक्सेस मिला है उसकी लाइफ में। उसको इतना कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि उसके इन लॉज उसको निकलने नहीं दे रहे थे स्मॉल टाउन से, और आज वो इंडिया की लीडिंग ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन के बैठी है। okay. और अब उसका हस्बैंड सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पीछे जाता है, उसके साथ जाता है। तो मैंने कहा ना, आपको जहाँ पे लाइफ में लाइट है जी, दिस इज लाइट वर्क, राइट, व्हाट वी आर डूइंग। एंड यू आर लाइट वर्कर। ज्योतिष क्या होता है, ज्योति देता है, लाइट देता है। ज्योतिष में रेमेडी वेमेडी कुछ नहीं थी, इट वाज ऑल अबाउट गिविंग क्लैरिटी टू समबडी अबाउट द लाइफ। पॉसिबिलिटीज तुम्हारे ब्लूम होने के कहाँ हैं। लोगों के हाथ में मैजिक वॉन्ड दो, मगर रेमेडी का नहीं, सेल्फ बिलीफ का, कॉन्फिडेंस का, क्लैरिटी का, दैट इज मैजिक वॉन्ड। ऐसी रीडिंग दो सामने वाले को कि उसके मन की घबराहट चली जाए। सो मेनी पीपल कम विद डिवोर्स इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, पर जब मैं उनसे कह देती हूँ ना कि ये चीज़ 3 साल खींचेगी, उसके बाद ही होगी, वो खींचती है उतने दिन तक। मैंने देखा है ये होते हुए, और उनको इत्मीनान हो जाता है, उनको एक सुकून आ जाता है कि ठीक है, ये घबराहट कम हुई, आई हैव टाइम, आई हैव 3 years, और मैं धीरे 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 अपनी लाइफ को सेट करूँ, प्लान करूँ। और लोग मेरे साथ मिलके प्लान करते हैं, अच्छा प्रसिद्धि, इफ दिस इज गोइंग टू हैपन, फिर मैं क्या करूँ। सो फिर हम कार्ड से ही रीडिंग निकालते हैं कि ओके दिस इज़ वर्किंग फॉर यू, दिस इज़ वर्किंग फॉर यू। ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं इस साल में, इनको साइड में रखो, जो अच्छी चीज़ है उस पर अपनी एनर्जी उड़ेल दो। यू शुड नो ना कि कहाँ पर मेरा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, और मैं उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाने लगूँ, तो अपने आप ही नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जब इंसान प्रोडक्टिव हो जाता है ना लाइफ में, और उसको क्लैरिटी आ जाती है कि ये गर्लफ्रेंड आएगी लौट के कि नहीं आएगी। आधे आधे रिश्तों में जो लोग फंसे हुए हैं, आधे अधूरे बिजनेस अटक गए हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, मुझसे आके पूछते हैं मेरा 30 करोड़ का कर्जा कब जाएगा, मेरा 100 करोड़ का कर्जा कब जाएगा। उनको भी अच्छे से मालूम है कि कोई ऐसी झुंझुना पकड़ाने से नहीं जाएगा। उनके पास भी मेथड्स हैं और उनके पास भी तरीके हैं। उनको भी मालूम है कि वो इस कर्जे में कैसे गए थे और निकलेंगे कैसे, और निकलेंगे भी कि नहीं। कोई तो सच बोले लोगों से, कोई तो सच बताए यार, कोई तो क्लैरिटी दे। सब लोग उनको लॉलीपॉप दे के छोड़ देते हैं कि अब। अच्छा, ये कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर मैं आपसे अभी रैंडमली कोई सवाल पूछूं तो उसका आप जवाब दे सकते हैं? किसी भी सवाल का जवाब, मतलब सवाल हैज टू बी सेंसिबल आल्सो ना। जैसे अभी एक मैं 2025 की शुरुआत में हम लोग शूट कर रहे हैं, मैंने कुछ पॉडकास्ट किए जिसमें ये कहा गया कि आने वाले 2-3 साल दुनिया के लिए, देश की सरकार के लिए बहुत अच्छे नहीं है। अगर मैं ये सवाल अभी आपसे पूछूं और आप मुझे कार्ड रीडिंग के जरिए कंफर्म कर पाएं, तो क्या आप बता सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मैंने ये रीडिंग की थी आपके कहने पर, अपने ही लर्नमो कार्ड्स से करी थी, और मैंने पूछा था कि हमारी गवर्नमेंट अपना ये टर्म पूरा करेगी कि नहीं करेगी अच्छे से, एंड द आंसर इज अ रिसाउंडिंग यस। हम अभी कैमरे पे कर सकते हैं? आई विल प्रोबब्ली चेक विद अनदर डेक, क्योंकि लर्नमेंट से तो पढ़ चुकी हूँ। तो लेट मी आस्क किपा, या एंड सो अभी मैंने कहा ना, मुझे तो शौक है वो बड़े वाले टैबलोस पढ़ने का, तो वो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वी कैन डू अ स्मॉल 3 card रीडिंग, लाइक अ स्मॉल येस और नो, तो वी कैन चेक दैट। पर मुझे आंसर पता है क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। एंड नेगेटिव फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी है, किसी को उल्टी बात नहीं बोलनी है, और अपने देश के लिए मैं एक अच्छी फीलिंग रखती हूँ, यू नो, लाइक वी ऑल डू, एंड वी ऑल वांट थिंग्स टू बी स्टेबल। हाँ, एग्जैक्टली, स्टेबल गवर्नमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम रीडिंग करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को साइड में रख देते हैं। दैट्स ओके, क्या है फॉर्च्यून में, हमें ये देखना है बस हमें ये देखना है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो अपना टर्म पूरा कर रही है, पूरा करेगी। स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है? हाँ, स्टेबल रहेगी। Although I've checked twice, but let's check. Let's see what the Kipper cards say. And Kipper बहुत कम लोग जानते हैं। ये भी एक सिस्टम है जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं इंडिया में। इनको ओरेकल कार्ड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, वो एक 2 निकालते हैं। पर इसको भी हम सारे के सारे 36 कार्ड्स एक साथ पढ़ सकते हैं टैग्लो फॉर्म में।
Okay. And this is a very good deck for relationship readings also. So let's check what the Kipper has to say. Very interesting. Hold on. I'll randomly draw 2 more cards to answer you. Will they continue? Okay. This is interesting. आई थिंक येस लॉन्ग वे तो चलेगा. थोड़े बहुत इश्यूज हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, मगर लॉन्ग वे जाएगा. एक्चुअली लॉन्ग वे इज़ अ कार्ड ऑफ लॉन्ग टर्म फ्यूचर. ओके, दिस ये कार्ड अभी निकला था ये तो इसके सबसे लिए? पहले ही निकला था. सबसे पहले निकला फर्स्ट था आंसर. उसके बाद आई वाज जिस लुकिंग पर लिखा है लॉन्ग वे. या लुकिंग Okay. फॉर क्लैरिटी. येस देर आर सर्टन स्मॉल इश्यूज बट सपोर्टिव लोग हैं, सपोर्टिव लोग रहेंगे, करेक्ट लोग गाइड करने के लिए रहेंगे. डिसऑनेस्ट लोग काफ़ी बैठे हुए हैं बहुत सारी सिचुएशन गवर्नमेंट के अंदर. गवर्नमेंट के अंदर नहीं, इन द होल सिस्टम एक्चुअली. Okay. यहाँ से वहाँ तक, बिकॉज इज ऑलवेज अ कार्टल जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है. तो मेरा यही क्वेश्चन है कि विल दे फिनिश दैट टर्म. यस आई थिंक सो. आई डोंट हैव अ डाउट. अब ये हर 2029 कार्ड तक सरकार जाएगी. यस गो अ लॉन्ग वे. दिल कीप वर्किंग. काम करते रहेंगे वो और लॉन्ग वे तक काम करेंगे. मतलब मोदी सरकार के चाहने वाले थोड़े निश्चिंत रहें. सरकार 2029 तक जाएगी. थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो चलता रहता है, वो तो गवर्नमेंट का चलता रहता वो तो है. चलता रहता है, बट सरकार को कोई नुकसान नहीं है. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. एक और पॉडकास्ट हमने किया था जिसमें ये फॉर्च्यून टेलिंग की गई थी कि 2028 तक का जो समय है, 2025 टू 2028, ये मतलब इसमें कई सारी वायरस अटैक्स होंगे, बहुत सारे कई सारी देशों के लिए अच्छा नहीं होगा. वर्ल्ड वॉर की तरफ कंट्रीज जा सकती पूरी हैं. दुनिया की रीडिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी. Okay. बिकॉज कोविड के टाइम पे जिसमें बताऊं कि ड्यूरिंग द पैंडमिक बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, लाइफ गई. और मैंने दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को बहुत सक्सेस और मनी पाते हुए देखा. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है उनकी. एग्जैक्टली. बहुत ज़्यादा आगे बढ़े. फार्मास्यूटिकल्स लाइन हो गई, या फिर Pharmaceutical बहुत वाले सारे हो जो गए. इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत ग्रोथ की उस टाइम पर. इनफैक्ट इवन लाइक एस्ट्रोलॉजी हाँ, इतना जितने भी ज़्यादा ऑनलाइन business वेंचर्स थे उन सबको बहुत ग्रोथ मिली. ऑनलाइन एप्स का जो बिजनेस बढ़ा है पिछले 3-4 सालों में, ये पोस्ट पैंडेमिक ही बढ़ा है. Exactly. और ड्यूरिंग द पैंडेमिक मैं एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए लिखा हम करती यूट्यूबर्स का बहुत सारा हाँ? जो एक ट्रेंड है अरे मैं वो बढ़ना आपको शुरू अपना ही हुआ. बताऊं कि- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए. मैं लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी. ओके. एडिटोरियल्स लिखती थी उनके लिए, बहुत सालों तक उनके साथ काम कर रही थी. पैंडेमिक के समय क्या ही कोई एडवर्टाइज करेगा, तो क्या ही एडिटोरियल्स हम लिखें. और मैं ये वीकेंड्स पे कार्ड्स पढ़ती थी अपने फ्रेंड्स और अपने क्लाइंट्स के लिए. और फिर एक क्लाइंट मुझे फ़ोन करके बोली, क्यों प्रसिद्धि मुझे संडे तक वेट करा रही है, ऑफिस से तुझे जाना नहीं है और कुछ तो होना नहीं है, आर यू राइटिंग समथिंग? आई सेड नहीं, तुम मेरे लिए आज रीडिंग करो ना. आई सेड या दैट्स ट्रू, आई कैन रीड फॉर यू टुडे. मैं क्यों तुझे संडे, मेरी आदत हो गई संडे को बात करेंगे संडे को. सो आई सेड आई विल सिट फॉर यू. ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अपनी पूरी वेबसाइट रिवैम्प कर ली. आई वॉज बुकड एवरी डे, डे आफ्टर डे, फॉर डेज इन द फ्यूचर आई वॉज बुकड. ये इतना हो गया कि जब चीज़ें नॉर्मल हो गई 1-2-2.5 साल में, जब मीडिया टीम मेरे पास वापस आई, कहती प्रसिद्धि वी हैव 60 आर्टिकल्स टू डू, बहुत काम है, आई एम ट्राइंग टू सेंड यू. आई सेड होल्ड ऑन डूड, नॉट अवेलेबल. टाइम नहीं है तेरे साथ बैठकर अभी क्लाइंट की ब्रीफ लेने का और आर्टिकल लिखने का. ये क्या काम कर रही हो तुम, ये कोई काम है, ये क्या नॉनसेंस है. ऐसे अब तुम्हें जो बोलना है बोलो. मैंने अपनी नई रास्ता चुन लिया है. नए रास्ते ने मुझे चुन लिया है. और मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने ये चीज़ मेरे लिए प्रेडिक्ट करी थी कि थिंग्स विल स्टॉप, लेकिन तुम्हारा कुछ ऑनलाइन वर्क चलता रहेगा. और समथिंग रिलेटेड टू फॉर्च्यून टेलिंग, बिकॉज स्टार्स वाज अ कार्ड दैट केम इन लैनमर. तो उन्होंने बताया था. और मैंने अपने एक दोस्त के लिए भी इस बारे में रीडिंग करी थी कि ही केम टू मी आस्किंग कि मैं अपने ऑफिस से बहुत तंग आ गया हूँ, बड़ी पोस्ट पे था वो. कहता है मुझे बेंगलुरु जाना है, मुझे पुणे में नहीं रहना प्रसिद्धि, वहाँ पे मेरे लिए बेटर ऑप्शंस हैं, बताना कि क्या होगा, मतलब नौकरी तो नहीं चली जाएगी कहीं. बहुत घबराया हुआ था. तो मैंने उसकी रीडिंग करी और मैंने कहा कि देखो ऐसा है, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे. इनफैक्ट तुम 2 साल तक इसी कंपनी में रहोगी, लेकिन फॉर सम रीज़न ऐसा दिख रहा है कि तुम घर से काम करते हुए दिख रहे हो. और ये ऑफिस के जो खराब लोग हैं जिनके नाम तुम गिना रहे हो, इनसे तो तुम्हारा वास्ता ही नहीं होगा, मतलब मुलाकातें ही नहीं होंगी, या फिर अगर थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन हुई तो हुई, लेकिन इनके साथ घर से नहीं निकलोगे. कहते
व्हाट नॉनसेंस, क्या फूंक के रीडिंग कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं फूंक के कर रही हूँ। क्या रीज़न हो सकता है? मैंने कहा दुनिया में कुछ बीमारी दिख रही है, कुछ गार्डन एंड माइस और ऐसे 2-4 कार्ड्स आए थे लेनरमैन के जो रीजंस दिखा रहे थे कि क्यों वो अटका रहेगा घर में, एंड डिस्क्राइब कर रहे थे। ये कोविड पैंडेमिक से पहले की बात है। हाँ, डिस्क्राइब कर रहे थे उस सिचुएशन को। नाम तो नहीं आता किसी चीज़ का। देखो, आपने पूछा ना, मैं कोई भी प्रश्न पूछूं उत्तर आएगा क्या? उत्तर तो आएगा, पर उसको फिर डिसिफर करना पड़ता है, बिकॉज कार्ड्स की, हर कार्ड सिस्टम की अपनी लैंग्वेज, उसमें वो कार्ड्स हैं वही आपके हाथ में आएंगे जो अल्फाबेट है। एक आजकल जैसे आपने पैंडेमिक का जिक्र किया, HMPV वायरस जिस वक्त पर हम शूट कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, जिस वक्त पर हम शूट कर रहे हैं, एवरी ईयर पीपल आर सेइंग कि ये पैंडेमिक बन सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है बिल्कुल। HMPV के तो होते रहते हैं इन्फेक्शंस एवरी ईयर, अभी थोड़े ज़्यादा हो गए, बट दैट्स नॉट बिकमिंग अ पैंडेमिक। इनफैक्ट उस वक्त भी मैंने कहा ना, मेरे दोस्त के लिए बोला कि कार्ड्स दिखा रहे थे कि दुनिया में कुछ गड़बड़ हो रही है बाहर, जिसके कारण ये घर में फंसा है। तो उसने मेरी भयंकर हंसी उड़ाई, खूब हंसा वो, क्योंकि एक तो वो मेरा फ्रेंड था, रेडियो जॉकी था, तो उसने मेरी बड़ी टांग खींची और कहते क्या बकवास है यार, कुछ भी बकवास कह रही है, दुनिया में कुछ होगा उससे मैं घर में बैठ जाऊंगा। मैंने कहा यस। और फिर कहता है देखते हैं मैं भी देखता हूँ। मैंने कहा हाँ देख लेना। और उसके बाद मार्च आया एंड द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन टीवी एंड सेज मैं लॉकडाउन लगा रहा हूँ, एंड सर डूड व्हाट द हेक, ये कैसे तुमने बताया? मैंने कहा ये आया था। ये बहुत प्रिसाइजली आपने बता दी चीजों को। उसने मेरी जबकि तब हमारे किसी के माइंड में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पैंडेमिक वाज नॉट अ वर्ड जो हमारी डिक्शनरी में था। हाँ, हमने समझा भी नहीं था। और लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से तो नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। अरे लेकिन 1-on-1 कंसल्टेशंस में लोगों की लाइफ में जब चीज़ें दिखती हैं ना, वो चीज़ उन्हें कैसे अफेक्ट कर रही थी वो दिख रहा था। जब मैं अपने किसी क्लोज फैमिली के लिए पढ़ती थी तो उनके लिए अलग मीनिंग्स निकल के आते थे सेम सिचुएशन के, राइट? कुछ लोगों ने अपने ऑनलाइन बिजनेसेस लॉन्च कर दिए और बहुत सक्सेसफुल हुए मेरे कुछ क्लाइंट्स उस टाइम पे। मेरे एक क्लाइंट हैं जो एक हॉस्पिटल चेन के हेड हैं, तो उनका तो एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर गया, वो पूरा 2-3 क्वार्टर उनके बहुत अच्छे गए कि ऐसी सेल हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते, ऑल्दो हम एवरी डे ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल वाले काम कर रहे थे। तो मैं ये बोलती हूँ, दुनिया में जब कोई भी इवेंट होता है ना, वो हर इंसान को अलग इम्पैक्ट देता है। आने वाले कुछ सालों में मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए बहुत बहुत प्यारे प्रेडिक्शंस किए हैं उनके पर्सनल लाइफ में। कि? मतलब जैसे किसी का बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस जाने वाला है, किसी का बेबी होने वाला है, कुछ लोगों की शादियां प्रेडिक्ट की हुई हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी आते हैं, उनके करियर पाथ्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं। लोग बहुत सारे ड्रीम्स लेके आते हैं, अपने दिल की बातें, कब होगा सच मेरा सपना, ये भी पूछने आते हैं, राइट? घर कब बनेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। और उन सबको मैंने टाइम्स दिए हुए हैं, डेट्स दिए हुए हैं कि बाय दिस टाइम तुम्हारी ये वाला काम होगा, वो वाला काम होगा। अब अगर दुनिया का अंत होने वाला है या वॉर आने वाला है, तो फिर ये सारे इतने अच्छे अच्छे प्रेडिक्शंस इन लोगों के लिए क्यों आए हुए हैं? इसका मतलब ही यही है कि वॉर तो हमेशा कहीं ना कहीं, अभी यूक्रेन में जो सिचुएशन बनी है वो वॉर है, पर आपकी और मेरी ज़िंदगी पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एग्जैक्टली। तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है कॉन्स्टेंटली, लेकिन लाइफ गोज ऑन। लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लेना देना होता है। मेरे पास एक भी पेइंग क्लाइंट ने आके आज तक ये नहीं पूछा कि अब कैनेडियन गवर्नमेंट गिर गई अब क्या होगा। हाँ, कोई ने भी आके नहीं पूछा। कनाडा से जितने बच्चे फ़ोन करते हैं वो अपने ही PR और अपने ही करियर और अपने ही लाइफ का पूछते हैं, कोई ट्रूडो के बारे में नहीं पूछता मुझसे। तो मैं यही कह रही हूँ, मैं लोगों के हर प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। आर दे गोइंग टू पे मी फॉर दैट? नो। वो सिर्फ अपने सक्सेस का पूछते हैं, अपनी लाइफ का पूछते हैं, और जाहिर सी बात है मैं उनको गाइड करने बैठी हूँ। बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स आई हैं कुछ क्लाइंट्स के लिए, मैं वेट कर रही हूँ उनके वो सपने सच होंगे। तो जब मैं ये डूम्सडे प्रेडिक्शंस देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हो। हर आदमी की लाइफ में सेम चीज़ सेम तरीके से नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं अभी जो लाइफ में बहुत सक्सेस पाने वाले हैं और आगे जाने वाले हैं। तो अगर सब कूड़ा होने वाला है तो फिर तो सबका ही कबाड़ा हो जाए, फिर तो ये गलत बात है। जनरल प्रेडिक्शंस में मैं बिलीव नहीं करती। जनरल हॉरोस्कोप्स जो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आते हैं, ये राशि वो लग्न ये वो, मैं बिलीव नहीं करती। उनको मैं हॉरोस्कोप्स कहती हूँ। इट्स नॉट नाइस, कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ हॉरोस्कोप से, कि मैं एक न्यूज़पेपर के साथ काम करती थी एज अ न्यू इंटर्न शुरू में। तो एक कॉलम हम लोग बनाते थे हॉरोस्कोप करके, और उसमें मैं मस्ती भरे प्रेडिक्शंस लिखा करती थी, ऑल जोक वाले, एज अ राइटर लिखती थी। इट वॉज ऑल फन,
और उसमें वो हंसी का पात्र था, वो पूरा कॉलम ही हंसने के लिए था। लेकिन एक लड़का हमारे ऑफिस आया, कहता आपके यहाँ जो छपते हैं ना प्रेडिक्शन बहुत सही होते हैं। मैंने कहा भैया वो जोक है यार, तू हेडिंग तो पढ़ लिया, अगर हॉरोस्कोप नहीं है वो हॉरर स्कोप है। अरे बाप रे, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। चिट्ठी आने लगी कि ये तो बहुत एक्यूरेट होते हैं, पर हम मस्ती कर रहे थे। दिस इज बार्नम इफेक्ट। कोई चीज़ आपने पढ़ ली, उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, एंड बार्नम इफेक्ट को कुछ भी हुआ तो हमें लगा वही हुआ है। बार्नम इफेक्ट को अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू डिस्क्रेडिट फॉर्चून टेलिंग कि अरे ये तो बार्नम इफेक्ट है, मगर नहीं, रीडिंग्स एक्यूरेट होती हैं जितनी हम स्पेसिफिक जाएंगे किसी के लाइफ में। आप स्पेसिफिक सवाल मुझसे जितने करोगे, कॉन्टेक्स्ट दोगे मुझे उस सवाल के पीछे का कि क्या चल रहा है। सपोज हम करियर रीडिंग कर रहे हैं एंड यू टेल मी कि मैं ये काम करता हूँ, ये करने का सोच रहा हूँ, और ये मेरी परिस्थिति, अब मुझे गाइड करो कि हाउ इज़ दिस थिंग गोइंग टू गो। बैंग ऑन रीडिंग आती है और बहुत मज़ा आता है। और मेरी क्लाइंट्स कभी भी मेरा साथ छोड़ के नहीं जाते। 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए। कभी कभी लोग 1 साल बाद फ़ोन करते हैं, कभी 2 साल बाद, कभी कुछ सालों बाद आ जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जो हर हफ्ते और हर महीने मुझसे जुड़े रहते हैं कि यार ऐसा हो गया, एंड दे आर वेरी क्यूरियस। तो हर इंसान का अपना नेचर है। सब लोग मेरे पास आते हैं, मेडिकल इश्यूज़ के बारे में भी पूछते हैं, मेंटल इश्यूज़ दिखते हैं कार्ड्स में, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दिखते हैं। कई बार हम रीडिंग्स एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं, खोए हुए हीरे के हार को ढूंढने के लिए भी करते हैं, और खोए हुए अच्छा, ये वो हो सकता है हाँ, कि अगर हाँ, मेरी कोई चीज खो गई है, कीमती चीज, तो वो कहाँ मिलेगी, है कि चोरी हो गई कि फिर अच्छा। एक वाला सेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो उसके बारे में मैं आपको कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। बड़े बड़े मज़ेदार किस्से जो मेरे पास हैं क्लाइंट्स के। और लीगल केसेस में भी एक बार ऐसा हुआ था कि दोनों पार्टीज आ गई थी मेरे पास पूछने एक ही केस के बारे में। हाई प्रोफाइल मीडिया केस था वो भी। तो उसमें भी एक बहुत मज़ा आया और रीडिंग्स हमने निकाली। क्राइम के ऊपर पढ़ने में बहुत जूसी इन्फॉर्मेशन निकल कभी एक पॉडकास्ट करेंगे आपके केस स्टडीज पर। और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम इन कार्ड से सिर्फ फ्यूचर नहीं बता सकते। हाँ, जैसे कि किसी के पेट को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, पेट पेरेंट्स व्हेन दे लूज देयर पेट्स, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी लोग आते हैं मेरे पास में। और खो गया है या किसी की कैट रन अवे, तो परेशान हो रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। दे ऑफन आस्क मी कि आएगी कि नहीं आएगी लौट के, अच्छा, आप बता सकते हो खोए तो कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिल सकती है। लोकेशन रीडिंग्स कर सकते हैं हम। हु डन इट रीडिंग्स जैसे कहते हैं ना, कि क्राइम सीरीज के ऊपर यू कैन रीड ऑन केसेस एज वेल। पर उसका ये नहीं बनना, उसका झंडा नहीं लहराते हम कि हम ये करते हैं। वी डू इट। कार्ड्स के बड़े सारे यूजेस हैं। और रीडिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी लव लाइफ में या करंट एनर्जी में, या फिर टैरो से तो सिर्फ 6 महीने का फ्यूचर दिखता है। भाई दिखता है, निकालना चाहे कोई तो दूर का भी स्टोरी निकाल सकता है। मैं सिर्फ डिपेंड्स की जो रीडर है वो कितना ज्यादा इन डिटेल है और वो कितना ज्यादा एक्सपर्ट है अपने कार्ड्स को लेकर। अच्छा, ये बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे ना, ये अलग अलग कैसे हैं? एक ये डेक है, ये है इट्स एन अमेरिकन फॉर्चून टेलिंग सिस्टम, जिप्सी विच। ये तो वो प्लेइंग कार्ड्स जैसे लग रहे हैं। प्लेइंग कार्ड्स भी हैं, थोड़ा सा डिजाइंड है। हाँ, थोड़ा सा डिजाइंड है। जिप्सी विच कार्ड्स हैं ये। इनको भी मैं 52 कार्ड्स पूरे एक साथ पढ़ती हूँ, और अगर छोटा सा सवाल है तो 3 या 9 कार्ड्स निकालती हूँ। देन दिस इज अ जर्मन किपर डेक। दिस इज द रेनबो किपर, मेरी टीचर ने बनाया है फॉर स्टूडेंट्स। तो इट्स क्वाइट कलर कोडेड। एंड ये रिलेशनशिप रीड्स में हम यूज़ करते हैं। अभी तो हमने गवर्नमेंट की भी पढ़ ली, तो मतलब वी कैन रीड ऑन एनी सब्जेक्ट विद एनी डेक। लेनोमो कार्ड्स जैसे मैंने बताया, ग्रॉन्ड टैब्लोस पढ़ते हैं इनसे हम। दिस इज़ एन ओल्ड पैटनिक डेक जिसको रिप्रोड्यूस किया गया है। एक पब्लिकेशन हाउस ने इसको बनाया है। वैसे छोटे कार्ड्स होते हैं, आप देख रहे हो बॉक्स भी छोटा है। 36 कार्ड्स हम एक साथ पढ़ते हैं इसमें। ये भी लेनोमेंट डेक है, पर ये मॉडर्न लेनोमेंट डेक है, और ये एक जर्मन क्रिएटर ने मेरे लिए बनाया था। अब देखिए कितना यूज़ हुआ है इसका। इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग टैटर्ड, बट आई यूज़ इट एवरी डे। दिस लुक्स वेरी सिंपल, पर इसमें भी प्लेइंग कार्ड्स थे, पर इस पब्लिशर ने नहीं डाले हैं। ओरिजिनल लेनोमेंट कार्ड्स में आपको प्लेइंग कार्ड्स भी नज़र आएंगे, एज यू कैन सी इन दिस। इसमें भी प्लेइंग कार्ड्स हैं। सो इसको हम पढ़ते हैं, ऑल द 36 कार्ड्स ऑन द टेबल। मेन कैरेक्टर होता है इसमें एक जेंटलमैन, एक लेडी। मैं अपने हर क्लाइंट को रीडिंग के बाद कार्ड्स की फ़ोटो भेजती हूँ। बहुत कम रीडर्स ऐसा करते हैं, पर दिस ऑल्सो शोज सम कॉन्फिडेंस एंड मेहनत। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप अपने कार्ड्स को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, फॉर्चून टेलिंग को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको शेयर करने में कोई दिक्कत तो होती है। आपके लिए अगर मैं डंके की चोट पर आप बिल्कुल आपके लिए रीडिंग करूंगी, आपको बोलूंगी
ये फ़ोटो ना संभाल के रखना, बाकी पूरा कॉन्वर्जेशन भले ही डिलीट हो जाए, तस्वीर रख लेना या इसको अपने ईमेल पे डाल देना कि प्रसिद्धि ने जनवरी 2025 में मेरे लिए क्या देखा था। ये कार्ड देखा हाँ, था। ये रेफरेंस हमारा रहता है। मेरे हर क्लाइंट के पास उनकी रीडिंग की कार्ड्स की फ़ोटो रहती है और वो रेफ़र करते रहते हैं हम लोग। और मेरी एक जो बहुत पुरानी क्लाइंट है वो तो 2017-18 के निकालती है, और ये प्रसिद्धि पता तुमने बताया था 17 में, देखो साला ऐसे ही हुआ। एंड उनको भी मज़ा आता है और वो भी इंजॉय करते हैं। और कार्ड्स बहुत प्यारी चीज़ है ना, इट्स अ कलरफुल टूल। जैसे कि ये है ला वेरा सिबिला, ये एक इटालियन डेक है, बड़ा प्यारा सा, खूबसूरत सा है। बहुत प्यारा सा डेक है। और इसको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया है अभी। कोई इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड होता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है इसमें, द लेडी फॉर्चूना, ओके। एंड नॉट जस्ट इसमें, इनफैक्ट वो एक इंटरेस्टिंग कार्ड जो आपको मैं बता रही थी पहले भी, द फ्लेम्स। ना ये वाला कार्ड जब हमारे छोटे स्प्रेड में आता है, बड़ा स्प्रेड तो हम निकालते हैं तब तो सारे कार्ड आ जाते हैं, पर छोटे स्प्रेड में जब वो कार्ड आता है तो हर नेगेटिव कार्ड को रिमूव कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। हाँ, वैसा। और हर दिस इज द फ्लेम्स, ओके। और हर पॉजिटिव कार्ड की एनर्जी को बढ़ा देता है। हाँ, मतलब वो जो हमारे गेम में होता है तुरुप का एक वो है। तो जब मैं आपने गवर्नमेंट का पूछा था मुझसे पहले, मैं पहले पढ़ रही थी बैठ के, तब ये फ्लेम सबसे पहले आया था। इसको पढ़ के, इसको देख के बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तकलीफें आएंगी, और ये आता भी तभी है जब तकलीफें आने वाली होती। तकलीफें आएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। और इसी चीज़ को भी एनर्जी दो ना कि तकलीफ आए मगर सॉल्व हो जाए। अगर मैं तो हमेशा ये बात मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, दैट्स ओके, बट अगर सोल्यूशन मिल गया तो फिर उससे अच्छा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का अनस्टेबल होना और गिरना इज नॉट अ जोक। यू नो, लोग कहते बहुत बातें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बहुत गहरे रैमिफिकेशंस होते हैं। और तकलीफ़ें दिख रही हैं, लेकिन तकलीफ़ें दिख रही हैं बिकॉज तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और इसीलिए जब हम नेगेटिव कार्ड्स पढ़ते हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए कि वो कार्ड हमारी जो क्वेरेंट का कार्ड है उससे कितना दूर बैठा है, कितना पास बैठा है। उसके आसपास अगर फ्लेम्स का कार्ड बैठा है तो वो निगेट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू द खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो रूल्स होते हैं हर सिस्टम को पढ़ने के। रूल्स अगर आपको पता है, अगर आपने स्टडी किया है अपना सिस्टम, अगर आपने पूरा आगे पीछे हर तरीके से इसको पढ़ लिया है, और ये हर सिस्टम को सीखने में मैंने 8-9 साल लगाए हैं। दिखते सिंपल है नहीं तो। और एक सिंपल प्लेइंग कार्ड डेक भी तो है जो मैं लाई नहीं, पर लाने की क्या जरूरत है, सबके घर में होता है जो हमारा। उससे भी फॉर्च्यून टेलिंग हो वो सकती तो है। सबसे अच्छा सिस्टम है जो घर में हम ताश पत्ते खेलते हैं उससे। ये सब ताश पत्ते थे एक दिन, लेकिन अब इनमें तस्वीरें डाल दी गई हैं, बस यही बात है। लेकिन ताश पत्ते, फ्रेंच कार्टोमेंसी मैं यूज़ करती हूँ, मैजाई मेथड से मैं पढ़ती हूँ प्लेइंग कार्ड्स। बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत एक्यूरेट सिस्टम है वो भी। तो प्लेइंग कार्ड्स तो सबसे प्यारे। मैं तो इनफैक्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम एक कोर्स बनाओ सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स के लिए, बिकॉज इसको तुम्हें खरीदने भी नहीं जाना पड़ेगा। हर घर में फॉर्च्यून टेलर होंगे फिर। हाँ, प्लेइंग कार्ड देखो, येस और नो निकालना तो प्लेइंग कार्ड से बहुत ही ईजी है, बिकॉज आप रेड्स को येस बना दो, ब्लैक्स को नो बना दो, और निकालो 3 to 5 कार्ड्स, सी कि मैक्सिमम क्या निकला है। अपना सिस्टम बना सकते हैं। कार्टोमेंसी में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आप अपना सिस्टम बना सकते हो। टैरो से येस और नो निकालने के मेरे पास 5 मेथड्स हैं। एसिस का मेथड है, पॉजिटिव नेगेटिव का मेथड है, पोजिशनल मीनिंग्स का मेथड है, या फिर एक पूरा बड़ा स्प्रेड कर लो, वो भी एक मेथड है। फिर इसमें तो वही बात हो गई, ये एक टूल की तरह है। इंट्यूशंस एंड स्पिरिट्स आपको हेल्प करेंगे। जो कार्ड आएगा वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है। एक क्या होता है ना, मेरे और स्पिरिट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये तो सबके साथ नहीं है। अगर मैं घर में लेकर डेक को बैठ जाऊं, मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जब आप इंटेंशन डालते हो, जब आप शफल करते हो। आप अपने और अपने इनर गाइड या अपने स्पिरिट गाइड या आप गुरु या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहो, अपने और अपने माइंड को आप ये बताते हो कि मैं 4 एसेस मेथड निकाल रहा हूँ, ये मेरा तरीका है, और इस मेथड से मुझे हाँ या ना आंसर दो। ओके, ठीक है। एवरी 13th कार्ड के पहले अगर एक एस आएगा तो वो येस होगा। एक तो, या फिर ये उल्टे और सीधे कार्ड्स का एक सिस्टम होता है कि मैं 5 कार्ड्स निकालूंगा, अगर मैक्सिमम कार्ड्स उल्टे आ गए, रिवर्स्ड आ गए तो नो है, स्ट्रेट आ गए तो येस है। अब ये आपका मेथड है, आपने बनाया ये मेथड, या आपने किसी किताब में पढ़ के सीख लिया, पर आपने उसको यूज़ कर लिया, आत्मसात कर लिया, वो आपके ब्रेन में वायर्ड है वो सिस्टम। ओके, जैसे मेरे ब्रेन में वायर्ड है टाइमिंग टेक्निक जो मैंने बनाई है, मैं वही टेक्निक यूज़ करती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ, उनको भी काम आई। अब जितनी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस सिस्टम की कि ये मेरा तरीका है येस और नो निकालने का,
मैं उल्टे और सीधे कार्ड से करूँगा, या मैं एसेस से करूँगा सिर्फ, या मैं पोजिशनल मीनिंग, यस पोजिशन पे क्या आया, नो पोजिशन पे। और कुछ टैरो रीडर्स सिर्फ जंपिंग कार्ड्स पढ़ते हैं, वो शफल करते हैं और जंपिंग कार्ड्स को पढ़ते हैं, जो मीनिंग होता है उससे यस नो निकालते हैं, वो उनका सिस्टम है। तो मुझे जिस सिस्टम की आदत हो गई है, मेरे ब्रेन में जो वायर्ड हो गया है, इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यू नो, इट्स अ लॉट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। मेरे और मेरे स्पिरिट को मालूम है कि इसको का आंसर कैसे चाहिए। जैसे कि मेरा 3 लर्नमेंट कार्ड्स का येस और नो सिस्टम है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव्स का कॉम्बो देखती हूँ, एक भी नेगेटिव आता है मैं उसको नो समझ लेती हूँ। ये मेरा मेथड है, मैंने अपने लिए बनाया है, और मेरे स्पिरिट के बीच में इस चीज़ का अग्रीमेंट है। अब अगर मैं आंसर निकाल रही हूँ और शफल कर रही हूँ, तो वो मुझे, उनको भी मालूम है कि इसको ये इसी को समझेगी। मैंने बोला भी, अगर आप मुझे और कोई कार्ड दोगे ना तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी, मुझे यही मेथड में आंसर चाहिए। दिस इज क्लियर। और एवरी डे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरी डे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एज अ स्टूडेंट जब हम करते हैं, तो अब वो एक रास्ता बन गया है। इट्स अ वेल ट्रैवल्ड रोड, इट्स नॉट द रोड नॉट टेकन, इट्स अ वेल ट्रैवल्ड रोड। इट्स ये बना हुआ न्यूरो पाथवे है। माई स्पिरिट गाइड्स ऑल्सो कनेक्ट विद मी उसी तरीके से। मैं डिसाइड करती हूँ कि ऐसे वाले कार्ड्स आएंगे तो मैं उनको यस मानूंगी, ऐसे वाले आएंगे तो नो मानूंगी। ये क्लियर है, तो आंसर्स क्लियर आने लगते हैं आपको। आपने अपना सिस्टम बना लिया टाइमिंग निकालने का। आप मेजर कार्ड्स ओनली रीडिंग करते हैं, फ्रेंच रीडर्स तो माइनर कार्ड्स पढ़ते ही नहीं है टारो के, वो तो सिर्फ मार्सेई डेक जो पढ़ते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल रीडर्स को जानती हूँ जो सिर्फ मेजर कार्ड्स पढ़ते हैं। यानी कि सबने अपना सिस्टम बना रखा है और अब अपने अपने सिस्टम से सब लोग जो है वो टैरो रीडिंग या कार्ड रीडिंग कर आपको बता रहे हैं। तो प्लेइंग कार्ड में जैसे अगर आपने सिस्टम बना लिया कि मुझे कुछ नहीं सीखना प्रसिद्धि, मुझे बस एवरीडे ना यस नो देखने की आदत चाहिए, मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, फिर उस हिसाब से मैं सोचूंगा कि क्या स्टेप लूँ फिर। तो आपने अपना सिस्टम बना लिया। जैसे आप पेंडुलम से रीड करते हो, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स टेक्निक यूज़ करते हो, यस और नो निकालने का आपने अपना सिस्टम बना लिया कि रेड्स आए तो यस, तीनों कार्ड्स रेड आ गए तो बहुत ही सुपर यस, बिग यस, सॉलिड यस यस यस। और अगर एक आध ब्लैक आ गया तो मे बी विल सी, एग्जैक्टली, बट देन it's a possibility, it may be 75% chances of doing that. If you get just one red, you will be like very low chances of something, and all blacks is like भूल जा भाई, नहीं होने वाला, you know. So you made your own category and you know कि आप on a scale of 1 to 10 कितना यस है कितना नो है। ये भी होता है, कई बार चीज़ें यस नो होती नहीं है, कई बार चीज़ें मे बी होती हैं, एंड मे बी इज़ अ बिग थिंग इन लाइफ। कई बार आंसर ना तो हाँ होता है ना होता है, वो कुछ और ही होता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं वो आएगी लौट के, मेरी प्रेमिका की नहीं आएगी, एंड आई सी सम अदर सिचुएशन डेवलपिंग इन दैट पर्सन्स लाइफ। वो नहीं आएगी, कोई और आएगी, वो नहीं आएगी, हो सकता है कोई और आएगी, या फिर वो अभी नहीं आएगी, पहले कोई और आएगी, फिर वो रहेगी, फिर उससे शादी भी कर लोगे, फिर वो जाएगी, फिर वो 25 साल बाद आएगी। तो ये भी होता है ना। तो जीवन की कहानी सीधी तो चलती, सीधी रेखा तो नहीं, ऐसी है। तो मैं भी ऐसे कार्ड्स पढ़ना पसंद करती हूँ जो मुझे पूरा गॉसिप मसाला दे दें, फुल बॉलीवुड पॉट। लोगों को भी तो यही चाहिए लोगों को तो सच सुनना चाहिए। लोग चाहते हैं कि सब अच्छा हो, मैं भी चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में सब अच्छा हो, लेकिन मैं सबसे कहती हूँ छोटी मोटी रेमेडी करके जीवन के दुखों से भागने की कोशिश मत करो। तकलीफ़ें तो बहुत आएंगी, और तुम्हें उनका अंदाज़ा हो, तुम्हें उनके बारे में पता हो कि कहाँ गड्ढा है, तो तुम उसके ऊपर जाके ना कूद जाओ। वो मेरा काम है बताना। अगर मैं तुम्हें एक्यूरेटली गाइड कर दे रही हूँ, आई थिंक माई जॉब इज़ डन। तो आपको अगर ऐसा बिल्कुल क्लैरिटी वाला चाहिए तो प्रसिद्धि इज हेयर, और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी कहीं पर भी प्रसिद्धि, तो एक बार आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। बहुत इजीली मिल जाएंगी। प्रसिद्धि प्रोजेक्ट्स मैं दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप लोग कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू प्रसिद्धि, आप स्टूडियो में आए। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे आपकी केस स्टडीज को पढ़ने के लिए, क्योंकि एक लंबा पॉडकास्ट हमारा हो गया है, तो एक दूसरा पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे इसके लिए, जिसमें हम केस स्टडीज पर बात करेंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, क्योंकि आप अगर मेरा डिजिटल जॉकी के टैगलाइन को भी देखेंगे तो उसमें लिखा भी है स्टोरीज दैट स्पीक, तो इस पर फिर बात की जाएगी कभी ना कभी। आज के लिए थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच।